दोस्तों छठवें का वाला प्रश्न है, इसमें समीकरण दिया गया है। अब ये देखिए द्विघात समीकरण बनेगा। प्रश्न में आप देखेंगे कह रहे समीकरण 2x बटे x माइनस 4, यहाँ पे माइनस 4 होने की वजह से आपको यहाँ पे प्लस 4 दिखाई दे रहा है, और 2x माइनस 5 वन x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 3 होने की वजह से यहाँ पे प्लस 3 दिखाई दे रहा है, बराबर 25 बटे 3 है, जहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 3 एंड 4। तो 3 और 4 क्यों दिया गया है, इसकी वजह से मैंने आपको बता दिया। हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं होता, बस ये लिखा जाता है क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए, मूलों की प्रकृति बताइए तथा सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। तो पहले हमको इससे द्विघात समीकरण बनाना होगा, फिर मूलों की प्रकृति बतानी होगी। तो मतलब काफ़ी लंबा काम चलने वाला है और बहुत ही प्यार से चलेगा, सब कुछ बढ़िया से रहेगा। चलिए देखेंगे। तो 6 का है हमारे पास, हम लिखते हैं कि 2x है बटे x माइनस 4 है, प्लस 2x माइनस 5 है बटे x माइनस 3 है। अच्छा, कोष्टक बना लीजिए, ज़रूरी है, और वैसे ना बनाते तब पर भी काम हो जाता। 25 बटे 3 चाहिए, हमने लिख दिया इसको। लेकिन आप जब क्वेश्चन उतार रहे हो तो इसको लिखें चाहे ना लिखें, काम चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसको हल करते वक्त। तो अब यहाँ पे हल करते हैं। हल करने के लिए नीचे वाले का गुणा कर दीजिए, तीसरा का गुणा कर दीजिए, बस वही काम चलना है। तो x माइनस 4 हो गया और x माइनस 3 हो गया, इसका गुणा इधर हो जाएगा। 2x के साथ x माइनस 3 का गुणा, प्लस 2x माइनस 5 है, इसमें अपने गुणा कर देंगे x माइनस 4 से, बराबर 25 बटे 3 है। पढ़ा रहने देते हैं, नीचे वाले गुणा कराते हैं, ऊपर वाले गुणा कराते हैं। तो 2x से इसमें गुणा कराएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 3 6x, इसमें काफ़ी अच्छा गुणा होने वाला है। 2 और इसका जब गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस 8x, 5 का इसमें गुणा करेंगे माइनस 5, इसमें कराएंगे माइनस माइनस, और सॉरी इसमें तो x भी लगना था, इसका गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 चौके 20, नीचे x स्क्वायर माइनस 3x, इसका गुणा कराएंगे तो माइनस 4x, और इसका माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, 25 बटे 3। ओके, तो 2x स्क्वायर जोड़ करके 4x स्क्वायर हो रहे हैं। 6x और 8x दोनों लोग माइनस में हैं, 8 से 14 हो रहे हैं, और कोई गिनती, अच्छा यहाँ पे 5x भी है। ठीक है, तो इसको भी तो डलना था, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो 8 से 14, 14 5 19, यहाँ पे डायरेक्ट हम 19 लिखते हैं, और सब माइनस में है तो माइनस 19 x हो जाएगा, और ये प्लस 20 दिखाई दे रहा है तो लिख देते हैं। बटे यहाँ पे x स्क्वायर है, और इसका जब गुणा कराएंगे मतलब जोड़ देंगे तो माइनस 7x हो जाएगा, और प्लस 12 है, बराबर 25 बटा 3 है। अभी तिर्यक गुणा करना है भाई, इसीलिए तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं तो आसान ना होता। 3 से जरूर गुणा कराते हैं, 3 चौके 12x स्क्वायर, और 19 दोनों अड़ते हैं 57, 57x, और 20 3 60, इसका इधर गुणा कराते हैं। 25 से कम 25 x स्क्वायर, यार 25 सत्ते कितना होता है, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175। ठीक है, 25 सत्ते 175 x, और प्लस 25 बरहम में 25 दूनी 50 का 0 यहाँ से लगे 5, और 25 से कम 25 5 30। ठीक है, इतना हो गया। आप सभी को इधर उठा लाएं कि उधर उठा ले जाएं, उधर ले जाना ज़्यादा सही रहेगा। 25 x स्क्वायर है, उसमें से 12x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, माइनस 175 x है, ये उधर जाकर का प्लस 57x हो जाएगा, ये प्लस 300 है, उसमें ये आकर माइनस 60 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। घटाना कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 में से 2 ज्ञान 3, यानी 13x स्क्वायर माइनस, इधर भी घटाना ही हो जाएगा, जुड़े का थोड़ी ना है,
घटेगा, एक ही माइनस में एक ही प्लस में है। तो 15 में से 7 गया 8, 7 15, 8 मिल जाना चाहिए ना। 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा है 6, 6 में से 5 गया 1 और ये 1, ये x लग जाएगा प्लस, ध्यान से देखेंगे इसमें से ये घट जाएगा, 300 में 60 घटा देंगे तो 240 हो जाएगा, इतना मिल गया। अब इसमें कुछ होगा मेरे ख्याल से 3 रस से काटना चाहिए था लेकिन नहीं कटेगा। 13 9 108, 13 नहीं 13, ये 18 नहीं कटा, 13 9 ये कितना होता है पता नहीं, जितना भी हो तो हम इसको लिख लेते हैं। इसको दोबारा क्यों लिख रहे हैं, और 240 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब द्विघात समीकरण में a बराबर आपको 13 दिखाई दे रहा है, b बराबर -118 दिखाई दे रहा है और c बराबर दिखाई दे रहा है आपको 240। और अब यहाँ पे ज्ञात करेंगे विविध कर, d के वैल्यू जो होती है b² - 4ac, यही डिसाइड करेगी कि हमारा मूल कैसा होगा। तो b की वैल्यू हो जाएगी -118 उतना स्क्वायर -4a, यहाँ पे c हो गया। वर्ग करना होगा यार 118 का, चलो कर लेते हैं 118 का वर्ग। कैसे करेंगे, 118 गुणते 118 ऐसे करेंगे। 8 8 64, 6 8 1 8 6 14, 80 लगे 1, 8 1 8 1 9, 1 से गुणा करेंगे 8 1 1, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 8 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 8 4 पर रख दो, यहाँ से लगे 1 और 8 1 9 9 9 18 1 19, यहाँ से लगे 1, इसमें जुड़ जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये 1, 13 924, 13 924 वो भी प्लस में रहेगा। इसका गुणा कराएंगे 13 26 39 13 का 52 52 और ये 24, साथ में एक 0 है वो अपन 0 बाद में बढ़ा देंगे, 24 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कि 0 बढ़ा देंगे ऐसे लास्ट में। 12,480 माइनस 12,480 घटाते हैं तो 4 में से कुछ नहीं गया, 4 12, 12 में से 8 गेन हाथ लेंगे ना, 12 में से 8 गेन 4 और यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 4 गेन 4, 3 में से 2 गया 1, खत्म। 1444 क्यों मिल गया, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं मिल रहा है। खैर जो भी मिल रहा है इसको देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि अतः मूल वास्तविक होंगे, तो जो मूल होंगे मूल वास्तविक, ठीक, अपरिमेय, अपरिमेय तथा मूल वास्तविक, अपरिमेय तथा असमान है, ऐसा हो गई बातें। पर सॉरी, यहाँ पे अपरिमेय नहीं रहेगा, परिमेय रहेगा। मूल वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे, क्योंकि ये जो भैया आपके पास 1444 है, इसका वर्गमूल 38 होता है। कैलकुलेटर में देखने के बाद समझ में आया। खैर जो भी है, अब यहाँ पे मूल निकालने की शुरुआत करते हैं। जो हमारा सूत्र होता है वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a होता है। तो माइनस रख दिया, b का मान तो अपना -118 था वो रख दिया, कोष्टक में लगा दिया, प्लस माइनस अंडर रूट लगा दिया और इसकी पूरी वैल्यू अब नहीं तो हल करके 1444 निकाली है वो कर देंगे। 1444 बटे 2 दिखाई दे रहा है, a का मान तो अपना 13 था तो वो रख देते हैं। पहले थे माइनस माइनस हम प्लस करेंगे, 118 करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट
अंडर रूट क्यों बनाना, यहाँ पे अंडर रूट को हल करना होगा ना। अब देखो आप सोचोगे सर आपने तो कैलकुलेटर में कर लिया, हमारे पास एग्ज़ाम में तो होगा नहीं, तो हम कैसे करेंगे। तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 1 4 4 4 है, ये 2 से काट दो, 7 2 7 14, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, और ये कितने से कटता है, 13 तरफ में 3 से कट देगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 9 से, 19 से, ये 19 19 शाम में 361 होता है, 19 से ही डायरेक्ट कटेगा। तो 19 और 2 19 दुनिया 38, यहाँ पे डायरेक्ट 38 लिख देंगे, ठीक है। नीचे 13 दुनिया 26 लिख देना, और यहाँ पे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर तो x बराबर हो जाएगा 118 प्लस 38/26, तो 8 8 16 हासिल आ गया 1, 3 1 4 1 5, 156/26, ये कटेगा, पता नहीं कैसे कटेगा कि नहीं कटेगा। 156/26 है, 2 से कट जाएगा 13 मिल जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 7 14, 2 8 16, 13 2 26, 39 13 54, 13 50, 13 6 78, सही है। काट दिया 13 मिल गया, काट दिया 78 मिल गया, 13 6 78 कर दिया, x की वैल्यू 6 मिल गई, ये हो गया। ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर तो x बराबर वही आपका 118 माइनस 38 हो जाएगा बटे 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26 से तो होता है। 8 में से 8 गेन 0, हासिल ले लो भैया, 11 में से 3 गेन 8/26 कट जाएगा, यहाँ पे 13 मिल जाएगा, यहाँ पे 40 मिल जाएगा, तो 40/13 एक आंसर मिल जाएगा। 2 आंसर मिलेंगे, x बराबर 6 और x बराबर 40/13। ये जो द्विघात समीकरण मिला है ये भी एक उत्तर ही है, और मूलों की प्रकृति जो है वो भी एक उत्तर ही है। सो दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है छठे का ख वाला प्रश्न। इसमें कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि वह रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो ये सीधे सीधा थेल्स प्रमेय है, थेल्स थ्योरम को ही प्रूव कर देना है। तो थेल्स थ्योरम आपको त्रिभुज वाले चैप्टर के पहले वाले में मिल जाएगा, मतलब पहले वाले प्रश्नावली से पहले ही मिल जाएगा, तो उसे हमको प्रूव करना है यहाँ पे भैया। क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, तो इस प्रश्न को समझने के लिए पूरी जान लगा देनी है, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बात समझो कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। हम यहाँ पे एक समांतर रेखा खींच देते हैं, जो BC के समांतर हमने खींची है वो P और Q पर मान लेते हैं काटती है, और आपको यहाँ पे सिद्ध करना है कि इतना अनुपात इतना बराबर इतना अनुपात है नीचे वाला। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी है, सीधे सीधा थेल्स थ्योरम होता है। अब समझो कि इसमें क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहले तो लिखना होता है दिया है, दिया है, और दिया है में क्या लिखना है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखा PQ खींची गई, जो AB तथा AC को P क्रमशः P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि अपना AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ये प्रूव करना है। अब इसमें आपको पता है कि रचना करनी होती है, यहाँ से एक लंब डालना होता है इस पे, और यहाँ से एक लंब डालना होता है सामने वाली भुजा पे, फिर इसको मिला देना होता है। ठीक, अच्छा इसका नाम पहले रख देते हैं P से, ये वाला P बिंदु है, P से इसको मान लेते हैं E हो गया, यहाँ पे F हो गया। तो इसमें रचना करनी पड़ती है, रचना। ठीक है, PC BQ को मिलाया, PC तथा BQ को मिलाया, अरे इसको नीले से लिखना था, तथा AA लंब जो PE लंब AC तथा QF लंब AB खींचा, ऐसा करना होता है। ठीक है, और उसके बाद और अब हमें थोड़ा सा अनुपात निकालना होता है। त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल, ऐसा कुछ करके हमको अनुपात निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? ताकि हम प्रूव कर सकें। ठीक है, तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, एरिया, यहाँ पे उपपत्ति लिखना होता है, उपपत्ति हो गया एरिया ट्रायंगल APQ का क्षेत्रफल बटे एरिया, हम नीचे वाला लेने वाले हैं BPQ। ठीक, ट्रायंगल BPQ। ठीक, बराबर लगाएंगे, बड़े निशान लगाएंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार, इसका आधार, हम बात कर रहे हैं इस त्रिभुज की, अगर हम आधार इसको लेंगे तो ऊंचाई ये ले रहे होंगे। ठीक, तो आधार ले रहे हैं AR और ऊंचाई रहेगी QF। ठीक है, नीचे आएंगे 1/2। इस त्रिभुज का नाम बात कर लेते हैं इस त्रिभुज की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आधार होगा ये रहेगा RB, नहीं सॉरी PB, ये P है, PB। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इस त्रिभुज के अंदर कोई ऊंचाई नहीं, ना कि ये भी कोई ऊंचाई, ये तिरछा है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई जो होती है वो QF ही रहेगी। ठीक, QF ही रहेगी, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, और हमारे पास AR बटे, सॉरी यहाँ पे R क्यों आ गया, मैंने P लिखना था, गलती से लिखा गया भैया, ये अभी हमने P बनाया है तो अब दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पे PB आ गया। ओके, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। और इसी प्रकार से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे और साथ ही इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, अपना एरिया लेंगे, यही सेम त्रिभुज APQ बड़े एरिया ऑफ, इस त्रिभुज का नाम देखेंगे APQ है तो इसका CPQ लिख लेते हैं, ट्रायंगल CPQ। ओके, 1/2। इसके लिए जब आधार अभी ये वाला चुना था, अब इधर वाले आधार चुनने की बारी आ जाती है, जिसका नाम है AQ और ऊंचाई है PE। AQ गुणते PE बटे 1/2 इसका क्षेत्रफल, आधार इसका क्या होगा, हमने इस त्रिभुज की बात की थी तो ये आधार हो जाएगा और इसकी ऊंचाई यहाँ पे नहीं होगी, ये वाली लाइन ही होगी। ठीक है, तो उसका आधार है
क्यू सी और उसकी ऊंचाई है पी ई ही। ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, यहाँ पे ए क्यू बटे क्यू सी मिलेगा, हम समीकरण नंबर 2 कहेंगे। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर चुके हैं। ये एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि त्रिभुज बी पी क्यू और सी पी क्यू, त्रिभुज बी पी क्यू और त्रिभुज सी पी क्यू एक ही आधार, उस आधार का नाम क्या रख देते हैं, पी क्यू, तथा एक ही समांतर रेखाओं, अब वो कौन है, पी क्यू समांतर बी सी, पी क्यू समांतर बी सी के मध्य स्थित थे। इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू के, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 3 कहा जाता है। तो भैया पहले वाले समीकरण से ये दोनों, पहले दोनों समीकरण में ये दोनों कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तीसरे वाले समीकरण में ये नीचे वाले पार्ट भी कॉमन हो जाते हैं, ठीक। और इस प्रकार से हम बस इसमें लास्ट में केवल एक स्टेटमेंट, मतलब एक अक्षर लिख देते हैं, वो काम हो जाता है कि समीकरण 1, 2 व 3 से हमको जो चाहिए था कि ये भाई साहब इन दोनों में ऊपर वाला बराबर था, नीचे वाला बराबर नहीं था, तो हमने जुगाड़ लगा करके नीचे वाले को भी बराबर कह दिया। तब जब नीचे वाला भी बराबर है तो उसके बराबर जो दिए गए हैं वो आपस में जाहिर सी बातें बराबर होंगे ही। इस वजह से हमको खाली यहाँ पे मिल जाता है ए पी बटे पी बी बराबर ये अपना ए क्यू बटे क्यू सी। तो ये हमको प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। हालांकि क्वेश्चन को बहुत गंदे तरीके से हमने बताया समझाया, पर ठीक है, ऐसे ही करना होता है। तो भारी भरकम प्रश्न है और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन लाएंगे अगले वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।